हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएलटी ग्रेड जो 2018 का पेपर था उसका पार्ट 2। 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज स्टार्ट है 31 से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र, या रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये किससे संबंध रखता है आपका? पाचन तंत्र से। किससे रखता है? पाचन तंत्र से। मेटाबॉलिज्म का वो, जैसे कि आपने देखा हो जब हम कोई खाना खाते हैं तो एज के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है भाई? केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसके थ्रू आपके बॉडी में खाना जो डाइजेस्ट होता है ना, तो वो एज के अकॉर्डिंग ही वो स्लो भी होता जाता है। तो कहते हैं किसी पे फैट बढ़ गया कि एक एज के बाद वो होता है इसलिए कि उस टाइम पे ना जैसे एज बढ़ती है वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म इसमें दे रखा है भोजन से ऊर्जा उत्पादन करने की क्या है? प्रक्रिया है। पाचन तंत्र भोजन को सरल अणुओं में तोड़ता है, यानी कि छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाता है जब खाना, जो शरीर में एटीपी निर्माण में क्या होते हैं? उपयोग होते हैं वही पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं? एंटी रिकेट्स बोलते हैं विटामिन ए। किसको बोलते हैं? विटामिन डी को, यानी कि रिकेट्स जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से भी होती है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण और देखभाल में सहायक होती है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को क्या करती है? कंट्रोल करती है, कैल्शियम का जो भी होता है। इसकी कमी से बच्चों में रोग होता है रिकेट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि रिकेट्स जो डिजीज होती है मोस्टली किस उम्र में ज़्यादातर होती है? तो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है रिकेट्स। ठीक है, इसलिए इसे एंटी रिकेट्स विटामिन बी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। ये कुछ मैच है आपको करने हैं। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? बी2 को क्या बोलते हैं? बी3 को क्या बोलते हैं? कौन सा मेल नहीं खाता ये पूछ रहा, तो विटामिन बी3 मेल नहीं खाया जाता। तो विटामिन बी3 का मतलब होता है नियासिन के रूप में जाना जाता है, जो मेल खाता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यह सुमेलित नहीं है क्योंकि सूची में दिए गए मेल सही क्रम में नहीं है। और इसका सही मेल वैसे ये है। विटामिन डी सनलाइट है, मतलब सॉरी है। विटामिन बी1 यानी कि थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी3 नियासिन। ये याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यानी कि विटामिन डी सनलाइट, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वसा का प्रतिभाग ग्राम शरीर को कितने कैलोरी प्रदान करता है? यानी कि जो फैट होती है वो उससे कितनी मतलब सॉरी कितनी कैलोरी आपको मिलती है प्रति ग्राम? तो 9 किलो कैलोरी मिलती है फैट से। यानी कि अगर 1 ग्राम आप फैट खाएंगे 9.1 अप्रॉक्स के समथिंग मिलती है वैसे। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वसा ऊर्जा का क्या एक प्रमुख स्रोत है। प्रति ग्राम वसा शरीर को लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलो ये भी आ गया क्वेश्चन, देख लिया। अभी हम पढ़ रहे थे वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितने कैलोरी प्रदान करता है। यानी कि 1 ग्राम अगर फैट खाते हैं तो 9.1, मैंने बताया था 9.1 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4.1 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उससे भी 1.1 किलो कैलोरी आपको मिलता है। फ़र्क यह है कि हम फैट इसलिए नहीं खाते कि उसे डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलिए। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन, ग्लूटेलिन, या फिर ग्लोब्यूलिन, और फिर ये दिया है आपका लास्ट कैसीन। तो इसमें पाया जाता है अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। कौन सा पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। अगर फिर दोबारा से क्वेश्चन ये अगर आप कभी आ भी जाए कि भाई अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है जिसमें ग्लोब्यूलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए बोलते हैं कि अंडे में वैसे मोस्टली कौन से विटामिन और भी वो सॉरी प्रोटीन और भी हैं, बट ये ग्लोब्यूलिन इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोटीन होता है। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, और तीसरा सॉरी इन्होंने इस तरीके से दिया है, मैं भी भूल गया। इसमें दिया है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब ये भी समझ लीजिए। ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब शर्करा के एक अणु, सिंगल शुगर यूनिट, उसको बोलते हैं मोनो मीन्स सिंगल। डाई मीन्स बोलते हैं दो, यानी कि जिसमें 2 शुगर के यूनिट हो। पॉली जिसमें मल्टीपल शुगर के यूनिट है, 2 से ज़्यादा आपके। ठीक है,
चलिए समझ गए होंगे, यानी कि मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, पॉली मीन्स दो से ज़्यादा, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। प्रत्येक व्यक्ति की संरचना का लगभग 99% किन 6 तत्वों से बना होता है। अगर किसी भी ह्यूमन का स्ट्रक्चर है तो 99% जो 6 कंपोनेंट हैं आपके कंपोजिशन है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें दिए हैं, पहले दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। दूसरा दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, यही दिया है। तो इसमें अगर इसका आंसर ही देख लेते हैं हम डायरेक्टली, तो पहला ही है इसमें, और इसमें परसेंटेज भी दे रखी है, ये भी देख लो। सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है 18.5%। ये भी आ सकता है कि मनुष्य के शरीर में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं 6, उनमें सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा होता है, तो आप बताएंगे कौन सा होता है प्रेजेंट, कार्बन, जो कि 18.5% होता है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन भी 16, सॉरी, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है भाई, 65% है ऑक्सीजन। कार्बन है 18.5, ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, सॉरी। चलिए इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 9.5%, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम आपका 1.5, फास्फोरस आपका 1, और कुल मिला के 99%, ये ओवरऑल हो गया। तो सबसे ज़्यादा होता है भाई 65%, कौन सा होता है, ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ, कौन सा रहता है मेजर कंपोनेंट, कौन सा, यानी कि ऑक्सीजन। कितना परसेंट है, 65%, ठीक है। व्हाट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो खून होता है ना उसमें जो 2 पार्ट होता है, ये सॉलिड और लिक्विड। तो लिक्विड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा बोलते हैं, या ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, या सीरम बोलते हैं, या अप्रोक्स सभी। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जो लिक्विड वाला पार्ट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी, इसमें 2 चीज़ होती है प्लाज्मा भी, 90% जो आपका वाटर होता है, इसके बाद 8% आपकी प्रोटीन, प्लस 0.9% आपका नमक यानी कि NaCl, और 0.1% अलग जो न्यूट्रिशंस हैं अलग, वो भी होते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कि भाई जो ब्लड में लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा ये भी 90% आपका पानी होता है, इसके अलावा 8% ब्लड में प्रोटीन होती है, 0.9% आपका नमक हो गया, 0.1% पोषक तत्व हो गया। शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र क्या है, व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि हमारी पलक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अभी कोई हाथ आगे करते हैं तो पलक आपकी झपक जाती है, तो ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्स एक्शन है कुछ। तो ये जो कंट्रोल का केंद्र कौन सा है आपका, तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, पहला दिया है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा दिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तीसरा मेडुला ओब्लिंगेटा, तो मेरे ख्याल से यही है मेडुला ओब्लिंगेटा, ठीक है। तो ये अगर ये दोबारा भी आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, तो ये किया जाता है मेडुला ओब्लिंगेटा से, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे वाला लोएस्ट पार्ट होता है, जो जीवन के रक्षक कार्य करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है जितनी, ठीक है। कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, विच सब्सटेंस हेल्प मेंटेन बॉडी बैलेंस। तो ये आपका फेमस है, एंडोलिफी होता है ना, ठीक है, पहला ही है इसका। कान, हाँ याद रखो, कान का बहुत ही मेजर मतलब पार्टिसिपेट रहता है आपके बैलेंस बनाने में। जो लोग कम सुनते हैं ना, उनका बैलेंस वाकई में ख़राब हो जाता है चलने फिरने में, उन्हें ऐसा लगता है पैरों से पता नहीं क्या किसी भी पैर रख दिया। तो कानों की मतलब सुनना भी बहुत मेजर है, आप अगर चल रहे हो, बैलेंस बना रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है। तो कान के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं एंडोलिम्फ, क्या बोलते हैं, और जो शरीर को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। सिफिलिस के लिए कारक अवयव का, सिफिलिस एक डिजीज होती है, सिफिलिस क्या है, एक डिजीज है, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा साल्फियम, बैक्टीरियल रेबिनोपोरियम, या फिर मल्टीपोरियम डर्मा। डर्मा से रिलेटेड तो स्किन वाली डिजीज होती है ना, तो ये है आपका ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा पैलिडियम सिफिलिस एक, हाँ सिफिलिस क्या है, सेक्सुअल डिजीज़ है एक, क्या है, सेक्सुअल डिजीज़ है, जो ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। कहाँ होता है, जननांग, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और मस्तिष्क या कि आपके ब्रेन पर प्रभाव डालता है। इसमें क्या हो जाता है, चकत्ते आ जाते हैं, लेसियंस यानी कि लकवा भी हो सकता है, पैरालिसिस, त्वचा पर दाने भी हो जाते हैं, बाल भी झड़ते हैं, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। किसके किसके, अब ये बताया कौन सी डिजीज़ थी ये, सिफिलिस, कौन सी थी, सिफिलिस, याद रख लेना। सिफिलिस जो होती है
ये किससे होती है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होती है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम याद रखना। मेजर मतलब क्या कारण है जिसके इस कारण ये सिफिलिस नाम की डिजीज होती है? तो सबसे पहले ये होती है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये कहाँ कहाँ इफेक्ट डालती है? आपके सेक्सुअल जितने भी पार्ट हैं, आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन। और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं? आपके लेसियंस यानी कि बहुत सारी चकत्ते से पैरालिसिस की भी संभावना रहती है, और आपके थोड़े से दाने भी और हेयर फॉल का भी आपको समस्या हो सकता है इसमें। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम याद रख लेना इस चीज़ को। सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सीलियस डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए ई। तो इसमें क्या दे रखा है? सीलियस डिजीज प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, यानी कि एक तरीके से इम्यून सिस्टम आपको वो स्ट्रॉन्ग करती है और ये ख़राब कर देती है इसको, के कारण होता है, जो ग्लूटेन खाने पर होता है। इसके लक्षणों में क्या होता है? पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, सूजन, ब्लॉटिंग, मतली मतलब मितली सी बोलते हैं ना, उल्टी सी आना, और डायरिया भी हो सकता है। ये किस विटामिन की कमी से या किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, यानी कि आपका ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ठीक है, शारीरिक पुष्टि का अंग क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल ऑफ दी एबव? तो ये सारी चीज़ें फिटनेस के कंपोनेंट हैं। स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी। ठीक है, तो फिर फिजिकल फिटनेस के यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, आपका बैलेंस, एजिलिटी यानी कि चपलता, और कोऑर्डिनेशन और सहन शक्ति। तो ये सारी चीज़ें जानती होगी आप। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत एक तरीके से, स्पीड तो गति लचक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, बैलेंस आप चलने फिरने में, दौड़ने में कितना अच्छा बैलेंस रहता है। एजिलिटी बोलते हैं जैसे कि टेस्ट होता है, जैसे रनिंग कर रहे हैं तुरंत ही आपको रनिंग करते हैं, हाँ फुटबॉल खेल रहे हैं और जैसे ही तुरंत ही आपको एकदम पर सेकंड एकदम मूवमेंट करना है, कभी आगे भागते हुए, दौड़ते हुए आगे या पीछे या दाएं बाएं, तो उसी को बोलते हैं एजिलिटी। क्या बोलते हैं? चपलता या एजिलिटी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है। बॉल को हम खेल रहे हैं, बैट से मार रहे हैं, आँखों की भी आँख भी बॉल पे फोकस करेंगी, प्लस आपको हैंड भी रोटेट करने हैं, बॉल को हिट करना है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। एंड्योरेंस तो जानते ही होगे आप, आप थके हुए हो तो आप कोई भी काम थकान की अवस्था में कितनी देर तक जारी रख सकते हो? ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। चलिए नेक्स्ट। तो ये सारे कंपोनेंट हैं आपके, याद कर लेना। वही फिटनेस के मेजर कंपोनेंट है: स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस। हिंग जॉइंट के थोड़ा हिंदी में थोड़ा अजीब सा लगता है। चलिए, इन द कंटेस्ट ऑफ हिंग जॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर करेक्ट? हिंग जॉइंट में कौन सा आपका मूवमेंट करेक्ट है? ठीक है, एबडक्शन हो सकता है या एडक्शन हो सकता है, या फिर इनमें एक ही दिया है, या फिर दोनों मूवमेंट हो सकते हैं, या दोनों ही, या फिर एक, ना तो एक है और ना ही दो है। तो इसमें आंसर है डी। कौन सा? डी। तो ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों मूवमेंट नहीं हो सकते। हिंग जॉइंट जो होता है आपकी मोस्टली देखो कोनी में होता है, घुटने में होता है, जिसमें केवल एंगुलर मूवमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका दरवाज़ा है आपका, देखो तो वो क्या हिंग जॉइंट ही एक तरीके से, वो हिंग जॉइंट का ही एग्जांपल है। तो उसमें दो तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं, अपवर्तन और अभिवर्तन, या क्रिया कूले और शोल्डर में हो सकती है, यानी कि अपवर्तन और अभिवर्तन। ये जो मूवमेंट होगा ये ओनली ऑन, जैसे कि आपका चारों तरफ, जैसे कि आप शोल्डर ले रहे हो, शोल्डर को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना, लेकिन हिंग जॉइंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिंग जॉइंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दिया है इसमें, अपवर्तन और अभिवर्तन ये क्रिया कूले और शोल्डर में ही होती है। चलिए नेक्स्ट। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, टाइप्स ऑफ लीवर, सेकेंड वाले आपको बताने कौन सा सही है कौन सा नहीं है। यानी कि फलक्रम, एफर्ट, रेजिस्टेंस, यानी कि ये आपको अगर देखा जाए तो मैं आपको एक बार बता, तो ये समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा अलग से। टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर की डेफिनेशन है: लीवर इज ए सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ ए रिगिड बार दैट रोटेट अराउंड ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फलक्रम। लीवर क्या है? एक साधारण यंत्र है जिसमें एक कठोर डंडा यानी कि बार होता है, जो आधार बिंदु यानी कि फलक्रम के चारों ओर क्या होता है? घूमता है। लीवर के तीन मेन मुख्य कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलक्रम, जिसे बोलते हैं आधार या धुरी या फिर बिंदु। ये आपका जो होता है ना, फिक्स पॉइंट होता है, बिल्कुल फिक्स स्थिर बिंदु, उसको बोलते हैं फलक्रम।
अच्छा, एफर्ट, एफर्ट का मतलब जो आप बल लगाते हैं, प्रयास करते हैं, द अप्लाइड फोर्स यानी कि लागू बल, उसको बोलते हैं एफर्ट। फलक्रम का मतलब जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, एफर्ट का मतलब जो आप प्रयास लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, और लोड का मतलब जिसे आप उठा रहे हैं, उठाने वाला भार, इसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वेट टू बी लिफ्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। पहला है फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। इसमें क्या होता है भाई, इन दिस टाइप फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड। इस टाइप का जो लीवर होता है ना आपका फलक्रम, वो बीच में होता है, और आपका एफर्ट जहाँ आप प्रयास लगाएंगे वो एक तरफ होगा, और लोड आपका जिसे आप उठा रहे हैं वो, यानी कि बीच में क्या रहेगा, फलक्रम, यानी कि आपका फिक्स पॉइंट कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा। तो ये कौन सा लीवर है, जब आपका फिक्स पॉइंट यानी कि फलक्रम बीच में रहेगा तो उससे बोलते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके आ सकते हैं, जैसे कि भाई अगर आ जाए सी सॉ, यानी कि जो झूला झूलते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, उसमें फलक्रम कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, तो और एक तरफ एफर्ट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, लोड आपका। ठीक है, तो वो सी सॉ किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। सिजर, आपकी कैंची, इसमें भी फलक्रम कहाँ होता है, बीच में, और एक तरफ से आप एफर्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ से क्या लगता है, लोड। ठीक है, दूसरा क्रोबार, सॉन्ग यानी कि लोहे का डंडा। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्लास लीवर पर आते हैं। चलिए, इन दिस टाइप लोड इज बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। इसमें क्या हो जाता है, वहाँ फलक्रम था बीच में, तो इस बार आपका लोड बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है, लोड। इस प्रकार में लोड बीच में होता है, और फलक्रम और आपका एफर्ट ये दोनों कहाँ पे होंगे भाई, किनारों पे। कहाँ होते हैं, फलक्रम और एफर्ट आपके दोनों किनारों पे। पहले में हमारा फलक्रम बीच में था, इसमें क्या हो गया, आपका लोड बीच में आ गया। लोड मतलब जो वेट पड़ रहा है, जो हम उठा रहे हैं जिस चीज़ को एक तरीके से, और फलक्रम जो बिल्कुल आपका स्थिर पॉइंट होता है, और एफर्ट जो आप प्रयास लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण है व्हील बैरो, यानी कि ठेला। ठेला देखा होगा आपने, जब ये जैसे कि एक पहिए वाली गाड़ी एक तरीके से होता है। ठीक है, नट क्रैकर, अखरोट तोड़ने वाला यंत्र। बोतल, बोतल ओपनर, बोतल जो आप खोलते हैं, ये सब उसके एग्जाम्पल है, किसके, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर के, जिसमें आपका लोड कहाँ होता है भाई, बीच में होता है। पहले में फलक्रम बीच में था, दूसरे में आपका लोड बीच में आ गया। अब आते हैं थर्ड क्लास ऑफ लीवर। इन दिस टाइप एफर्ट इज बिटवीन फलक्रम एंड लोड। इसमें क्या होता है, आपका आपका इस टाइप के जो लीवर था, पहले में आपका फलक्रम बीच में आ गया, दूसरे वाले में आपका लोड बीच में था, और इस वाले में आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट बीच में होगा। क्या होगा, एफर्ट, जो हम प्रयास लगा रहे हैं वो बीच में आपका होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, ह्यूमन आर्म जो, हाँ एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन में जो काम आता है ना, थर्ड क्लास ऑफ लीवर सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार शायद ये, कि किस प्रकार का लीवर शारीरिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर। ठीक है, आपकी जो भुजा है, आर्म, वो देख लो, आपका जो प्रयास होगा वो कहाँ होगा, इस बार बीच में होगा। कहाँ पे होगा, बीच में। एफर्ट जो होगा बीच में। चिमटा ले लो, ठीक है, वो बीच में होता है इसमें, जो आपका प्रयास यानी कि एफर्ट। ठीक है, फिशिंग रॉड, जो मछली पकड़ने वाली छड़ी, ये सब किसके हैं, थर्ड क्लास ऑफ लीवर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये था आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, या सेकंड टाइप ऑफ लीवर में कौन सा कथन आपका सही है। तो सेकंड में आपने बताया था क्या होता है, पहले में फलक्रम होता है, दूसरे में लोड बीच में होता है, तीसरे में आपका एफर्ट बीच में होता है। तो यहाँ देखिएगा, पहले में कह रहा है फलक्रम एफर्ट के मध्य क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है, फलक्रम यानी कि फलक्रम एवं प्रतिरोध रेजिस्टेंस के मध्य में एफर्ट होता है ना। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में हमारा क्या था, पहले में क्या था आपका फलक्रम, दूसरे में क्या था, लोड आ रहा था बीच में। तो इसमें क्या दिया है भाई, यानी कि केवल वन, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलम यानी कि फलक्रम एवं एफर्ट के बीच, सॉरी, एफर्ट के मध्य में क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि लोड बीच में होता है। दूसरी, पहले में हमने यही तो पढ़ा था ना, पहले में फलक्रम बीच में था, आपका एफर्ट और लोड साइड से था, दूसरे में आपका लोड यानी कि लोड था बीच में ना भाई, ये तो था, यानी कि रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस यानी कि, ठीक है, लोड। तो उदाहरण के पहिया और ठेला, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए, ओनली वन, ये वाला। ठीक है, यानी कि फलक्रम और एफर्ट के बीच में रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब भी तो लोड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एफपीएस में बल का मात्रक क्या है। तो एफपीएस में बल का मात्रक है आपका पाउंड, क्या है, पाउंडल, सॉरी पाउंडल। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ मात्रक भी दिए हैं। एमकेएस में बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन।
और बल का CGS मात्रक होता है डाइन, ये याद कर लेना भाई, कभी भी आ सकता है। और बल का FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, इसका मात्रक होता है पाउंडल। अच्छा, द्रव्यमान का FPS मात्रक होता है पाउंड। तो ये तो भाई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पता दोबारा भी इसमें से क्वेश्चन आपके लिए बन जाए कि बल का MKS मात्रक कौन सा है भाई, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा बल का SI मात्रक कहीं आए भाई, SI मात्रक होता है न्यूटन, बल का CGS मात्रक होता है डाइन। तो ये तो है। और MKS मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और FPS मात्रक यानी कि पाउंडल, और द्रव्यमान FPS मात्रक सिर्फ पाउंड। चलिए, गति विज्ञान के जनक कौन है, ये तो आपके कौन है भाई, अरस्तु ही हैं। किनेसियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काइनेसिस और लोगोस। काइनेसिस का मतलब होता है गति, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। किनेसियोलॉजी के जनक हैं आपके अरस्तु। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऑकरेन, ये कहाँ होता है, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन किस जोड़ में सबसे ज़्यादा होता है, हिप जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में, या फिर घुटने के जोड़ में। तो सबसे ज़्यादा होता है ये कंधे के जोड़ में। कौन सा, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, एक सामने की ओर गति करना होता है इसमें। कैसे, कंधों को एक तरीके से हम ऊपर उठाते हैं और थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अगर हम प्रोट्रैक्शन का मतलब सामने की ओर गति, जैसे मैंडिबल और कंधों को ऊपर उठाना। अच्छा, रिट्रैक्शन का मीन्स पीछे की ओर गति, जैसे मैंडिबल को पीछे और कंधे को नीचे कर रहा है, इतना समझ लेना। तो ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कहाँ होता है मूवमेंट, आपके कंधों के जोड़ में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि है। तो बॉल एंड सॉकेट कहाँ होती है भाई, कंधे में ही होती है मोस्टली ये तो, और आपके हिंग में वो सॉरी हिप में होती है वैसे तो। चलिए, तो ये दिया है आपका, कंधे की संधि कोहनी में होती है हिंग जॉइंट, कलाई में आपकी ग्लाइंडिंग यानी कि खिसकने वाली, कंधे की होती है बॉल एंड सॉकेट, और घुटने की होती है हिंग जॉइंट। हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है। हैमस्ट्रिंग कर्ल बार होता है ना बीच में, देखा होगा जिम में बहुत सारे मतलब उठाते भी ये लोग। तो ये किस प्रकार का लीवर है, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड टाइप का लीवर, कौन सा है। और पहले हमने बता दिया, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है, दूसरे में लोड या रेजिस्टेंस बीच में होता है, और तीसरे में आपका एफर्ट बीच में होता है, जो प्रयास लगाते हैं। तो वही ठीक है, ये कौन सा लीवर है, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। फलक्रम भार व बल के बीच में होता है, दूसरे में भार यानी कि रेजिस्टेंस बीच में होगा, तीसरे में एफर्ट जो प्रयास लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो बीच में होता है, ठीक है। कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति का उदाहरण है, ठीक है। तो एक तरीके से वहाँ जड़त्व तो खत्म कर दिया, लॉ ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए तो भाई देखते हैं क्या है, जड़त्व का नियम ही है, हाँ ठीक है। क्योंकि अगर जड़त्व क्या होता है, लॉ ऑफ एनर्जिया, इसी की वजह से तो हम चलते हैं भाई ज़मीन पर। जब एनर्जिया ख़त्म हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो आदमी आराम से उठाया जा सकता है। चलिए, तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार किसी वस्तु को विराम अवस्था में रहने पर वह तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर क्या ना लगा जाए, कोई बाहरी बल ना लगा जाए। कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना इस नियम का प्रतिपादन करता है। न्यूटन के तीन लॉ होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जो पहला अभी हम पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, ये तीसरा नियम है ना। मैं जब क्लास लेके आऊँगा तब आपको बता दूंगा, अभी तो इतना नहीं। चलिए, बीच में से तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ते हैं, थ्रू विच प्रोसेस डज ए स्विमर रिलीज बॉडी हीट इनटू वाटर। एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन। तो इसका आंसर है कंडक्शन। जब छड़ के सिरे को गर्म किया जाता है तो जो उसके एटम होते हैं ऊष्मा प्राप्त करके कंपन करते हैं, और उससे आसपास के अणु भी ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार तैराक का शरीर अपनी ऊष्मा पानी में कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित करता है। चलिए, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द स्वेलिंग नियर ए साइनोवियल फ्लूइड रीजन ऑफ ए जॉइंट कार्ड, क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रेन, क्रैम्प या साइनोवाइटिस ही बोलते होंगे उसे। तो साइनोवाइटिस। जब किसी संधि के साइनोवियल तरल पदार्थ वाले स्थान पर चोट
या खिंचाव ऐसा कुछ लग जाए तो उसे साइनोवाइटिस कहते हैं। ये अक्सर घुटनों और कोहनी में होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी? वैक्स बाथ अलग हो गया, क्रायोथेरेपी ये भी बर्फ से रिलेटेड होता है, वर्लपूल बाथ और कॉन्ट्रास्ट बाथ, तो ये वैक्स बाथ ही नहीं है इसमें। जल चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी में क्रायो यानी कि ठंडा या गर्म दोनों जल द्वारा उपचार होता है। वर्लपूल बाथ में आपको ठंडे जल से उपचार किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट में भी ठंडे और गर्म दोनों जल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था? इन विच ओलंपिक गेम्स वाज डोपिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड? कब हुआ था? तो 1936, 1968, 1900 एंड 1924। तो ये मेरे ख्याल से मैक्सिको 1968 में ही हुआ था। तो पहली बार डोप टेस्ट की शुरुआत हुई थी 1968 और इसमें स्वीडन के पैराथलीट थे हैसुगर लिलीजे बॉल। ये पॉजिटिव पाए गए, इनके शरीर में अल्कोहल का असर था। तो याद कर लेना। अभी जैसे कि ये सन आ गया, मान लीजिए ये कि भाई कौन सा ऐसा एथलीट था जब पहली बार डोपिंग में पकड़ा गया, तो ये थे स्वीडन के रहने वाले, नाम था हैसुगर लिलीजे बॉल और ये कब हुआ था? 1968 में। ठीक है, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड फॉर ए क्लोज इंजरी? बर्फ व ठंडे पानी से सेकना यानी कि आइस एंड कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, हॉट कंप्रेस यानी कि गर्म पट्टी, अप्लाइंग मेडिसन, ये तो मेडिसन भाई, ये तो उपयुक्त सभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इस चीज़ में तो भाई, लेकिन इसमें तो दिया है आइस और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन सबसे मस्ट है आपके लिए। अगर आपको कहीं बंद चोट है, बंद चोट का मतलब इंटरनल इंजरी है जो बंद चोट बोलते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा असर करेगा आपका बर्फ़ और ठंडे पानी से सेकना। ठीक है, ये दिया भी है। चलिए, यदि सूजन या नीला रंग दिखाई दे तो बर्फ़ की सिकाई जारी रखनी चाहिए, ये तो मस्त है भाई। चलिए, शारीरिक उपचार को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस्ड फिजिकल थेरेपी? किससे संबोधित किया जाता है? मायोथेरेपी, बायोथेरेपी ये तो मैंने सुना भी नहीं है, फिजियोथेरेपी तो सुना है भाई, आइस थेरेपी भी होता है, तो इसमें क्या दिया है? फिजियोथेरेपी है भाई। शारीरिक उपचार को फिजियोथेरेपी द्वारा संबोधित किया जाता है। खेल से पहले मालिश प्रतियोगिता से पहले कितने घंटे दी जाती है? कहते हैं मालिश करते हैं भाई। हाउ मैनी बिफोर द कंपटीशन शुड प्री गेम मसाज बी गिवन? 8 से 12 घंटे भाई, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। मेरे ख्याल से तो 1 से 3 घंटे पहले ही देंगे, इतने घंटे पहले, या फिर अब ये तो देखते हैं चलो क्या है, 1 से 3 घंटे पहले, क्योंकि इससे एक तरीके से वार्म अप हो जाता है ना, ब्लड का शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये ज़रूरी होता है। मांसपेशियों को सक्रिय अवस्था में लाई जाती है, इसलिए खेल प्रतियोगिता में 1 से 3 घंटे पहले खिलाड़ियों को क्या दी जाती है? मालिश। ये चोट बचाव में सहायक होती है, इंजरी में भी। ठीक है, सिर्फ 59 देखते हैं। ठंडे व गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? अगर बारी बारी इसको यूज़ करोगे तो क्या बोलते हैं? कॉन्टेस्ट बहुत बोलते होंगे इसे। हाँ, देखते हैं, कॉन्टेस्ट बहुत है। इसमें ठंडे और गर्म जल का प्रयोग किया जाता है, पहले ठंडे का फिर गर्म का। याद रखना, ये भी हो सकता है मे भी कभी आ जाए कि इसमें पहले ठंडा जल से यूज़ करेंगे या गर्म जल, तो दोनों अलग अलग बर्तन में होते हैं। चोट पर पहले दिया है भाई, याद रख लेना। ये किसी ने एक बार मुझसे पूछा वही था कि कौन सा जल पहले लगाएंगे, तो ठंडा जल पहले उपयोग करेंगे। उपचार के समय 15 से 3 मिनट, 15 से 30 मिनट, और जिसमें 30 सेकेंड ठंडा जल और 2 मिनट गर्म जल। ये बड़ा अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले ठंडा जल उपयोग किया जाता है या गर्म, तो बताएंगे ठंडा जल। अच्छा जी, तो ये भी आ सकता है ठंडा जल कितना देर यूज़ करना है, तो जो जल है आपको 30 सेकेंड यूज़ करना है, और गर्म जल आपको 2 मिनट। कितना मिनट? 2 मिनट। और टोटल जो थेरेपी है वो कितने समय तक होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट। कितना? 15 से 30 मिनट। ठंडा जल आपके लिए 30 सेकेंड, गर्म जल आपका 2 मिनट, और टोटल टाइम आपका 15 से 30 मिनट। ठीक है, और सबसे पहले ठंडा जल का हम यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ बर्नर इंजरी फुटबॉल प्लेयर्स? बर्साइटिस, ब्रूसाइटिस बोलते हैं, बर्साइटिस, स्ट्रेन, स्टिंगर या क्रैम्प, तो ये उसे बोलते हैं बर्साइटिस। ठीक है, बर्साइटिस जोड़ पस की चोट है जो अक्सर कंधे, कोहनी, कलाई, कूल्हे, घुटने और टखने में लगती है। जब लिगमेंट या फाइबर के बीच स्थित बुर्सा में दर्द हो जाए या जलन हो जाए या लालपन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं बर्साइटिस। तो सबसे ज़्यादा ये लगने वाली, ठीक है, चोट है। तो यहाँ मैंने दूसरा पार्ट ख़त्म कर दिया और आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे भाई मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए दूसरी वीडियो फिर बना के लाऊँ। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए देखिए पेपर लाया है ढूंढ के, फिर इसके सारे मैंने एक्सप्लेनेशन भी निकाले, सारी चीज़ की, लेकिन आप एक लाइक नहीं कर सकते। बड़ा अजीब लगता है मुझे भी। और चैनल को भी सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़, और लोगों को भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, और आपके लिए भी फ़ायदेमंद बहुत रहेंगी वो, खासकर। और मैं, हो सकता है एलटी का जो ग्रेड का पूरा सिलेबस है, एक एक वीडियो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फिर मैं डालूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।